हेलो स्टूडेंट। तो देखिएगा हम आईआईटी जेई मेन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पेपर नंबर 16 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा बेटा, आप वीडियो को लास्ट तक देखें। आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, उनमें आपको समझ में आया होगा कि मैं हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करता हूँ और उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है वो भी आपको बताता हूँ। तो देखिएगा, इस पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। इन द गिवन रिएक्शन RCH2COOH रेड फास्फोरस प्लस Br2 ए बनेगा। ए का रिएक्शन अमोनिया के साथ करेंगे, एलाइनिन बनेगा। आपको बताना है द नेम ऑफ फर्स्ट रिएक्शन एंड आर ग्रुप। आपको रिएक्शन का नाम और आर ग्रुप बताना है। तो आपको पता है बेटा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है C डबल बॉन्ड OH। ये आपका कार्बन अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन पर जब हम रेड फास्फोरस प्लस Br2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो यह आपका हेलोजिनेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है बेटा? हेलोजिनेशन रिएक्शन है, अर्थात ESR का पार्ट है और इसको बोला जाता है हेल वोलार्ड जिलेस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर अल्फा पोजीशन पे जो भी आपका हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किससे? हेलोजन से। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा क्या? RCH Br और C डबल बॉन्ड OH, ये बन जाएगा बेटा ए प्रोडक्ट। अब उसने बोला है कि जो आपके पास प्रोडक्ट ए बना है इस पर अमोनिया का रिएक्शन करना है। आपको पता है अमोनिया इसके साथ रिएक्शन करके NSR, इट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ से NSR रिएक्शन होगा और NSR में भी SN2 का पार्ट है, SN2 हो जाएगा। जहाँ से NH2 ग्रुप इसको रिप्लेस कर देगा तो यहाँ से RCH NH2 और COOH ये बन जाएगा। अब वो कह रहा है कि जो आपके पास प्रोडक्ट है वो एलाइनिन है। तो देखो बेटा, अगर यहाँ पर ग्लाइसिन और एलाइनिन, तो ग्लाइसिन में तो क्या होता, R=H हो जाता, बट वो कह रहा है कि सर एलाइनिन होना चाहिए। आपको पता है एलाइनिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो एलाइनिन का स्ट्रक्चर तो ये होता है बेटा, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलाइनिन। तो इसका मतलब R की जगह कौन सा ग्रुप होना चाहिए? मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हेल वोलार्ड जिलेस्की C6H5 रॉन्ग बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग है। बताओ सेकंड ऑप्शन क्या है? हेल वोलार्ड जिलेस्की CH3, बी आंसर इसका राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा आपको NH2 एनिलीन गिवन है। क्या गिवन है बेटा? एनिलीन। और एनिलीन पर आपको रिएक्शन करना है Br2 प्लस वाटर के साथ। इट इज द टेस्ट फॉर एनिलीन भी है। आपको पता है Br2 प्लस वाटर था, पोलर सॉल्वेंट में है और डायरेक्ट हेलोजिनेशन हो रहा है। आपको पता होना चाहिए बेटा कि एनिलीन में नाइट्रोजन का प्लस एम बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ाता है, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव टुवार्ड द ESR, हाईली रिएक्टिव टुवार्ड ESR। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा इसके वाया, और ये भी है कि इसका प्लस एम है, इसलिए कौन सा डायरेक्टर है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो इसके ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर क्या आ जाएगा? Br ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ पर भी Br और यहाँ पर भी Br, ये बन जाएगा ए। अब इसका रिएक्शन करना है बेटा आपको NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसको बोलते हैं डाईएजोटिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? डाईएजोटिनेशन बोलते हैं, डाईएजोटिनेशन। और यहाँ से आपका NH2 ग्रुप जो है वो डाई एजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से ये डाई एजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया और ये बन गया आपके पास क्या बेटा? बी। अब डाई एजोनियम क्लोराइड को हम हीट करेंगे NaNO2 कॉपर पाउडर के साथ। तो ये हो गया आपका NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ से NO2 ग्रुप इसको रिप्लेस कर देगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा? नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पर भी Br होगा, यहाँ पर भी Br होगा और यहाँ पर भी Br होगा। आपका फाइनल प्रोडक्ट ये होगा। तो बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन में आपका जो यह है
ये तो आपका कौन सा वाला प्रोडक्ट है बेटा, ए, इसलिए ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, डी आंसर आपका राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेड इन द रिएक्शन इज। आपको इस रिएक्शन में बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिएगा बेटा, कीटो ग्रुप के साथ NaOH है और ये डाइल्यूट ही है, तो इसका मतलब यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, एल्डोल कंडेंसेशन, और वो भी डाइकीटोन का पार्सन है। इसका मतलब कौन सा होगा, इंट्रामोलिकुलर। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन का है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें आपके पास 1 2 3 कार्बन पर कीटो, और इधर से आपके 2 नंबर के कार्बन पर कीटो, उसके बाद में 1 2 3 4 पे मिथाइल, 1 2 3 4 पे मिथाइल, ये फॉर्म है। और इसका रिएक्शन करना है डाइल्यूट NaOH के साथ। तो बेटा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। कैसे होगा रिएक्शन, तो देखिएगा, आपको पता है एल्डोल कंडेंसेशन हमेशा अल्फा कार्बन, मतलब अल्फा कार्बन पर जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसकी प्रेजेंस पर होता है। तो यहाँ से अगर मैं पोजीशन चेक करूँ तो 1 2 3 4 5 6 पर है, 1 2 3 4 5 6 है। और आप देखिएगा किसी भी ऑप्शन में 6 मेंबर रिंग नहीं है। अगर किसी भी ऑप्शन में 6 मेंबर रिंग नहीं है तो हम यहाँ पर फिर 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। तो आप देखिएगा इसके रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा, ये भी अल्फा है। तो सबसे पहले यहाँ से जो OH माइनस है बेस, ये बेस इस हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा। तो इसके वाया यहाँ से C डबल बॉन्ड O C मिथाइल C माइनस C डबल बॉन्ड O C बनेगा। ये पाई बॉन्ड नेगेटिव यहाँ शिफ्ट होगा और ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा। इसके वाया यहाँ से रिंग बन जाएगा। कितने कार्बन का रिंग है वो देखो, यहाँ से जो रिंग बनेगा वो यहाँ से बनेगा। तो कितने कार्बन का रिंग हो गया बेटा, 1 2 3 4 5 कार्बन का रिंग हो गया। तो मैं यहाँ से 5 कार्बन का रिंग बना देता हूँ। तो जैसे ये मैंने 5 कार्बन का रिंग बना दिया। अब आप जरा देखिएगा इस 5 नंबर के कार्बन के रिंग में एक कार्बन पर ये होगा, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे लिख देता हूँ। अब आप देखो जिस कार्बन पे ऑक्सीजन है उसके जस्ट एक कार्बन पर यहाँ, मतलब उससे लगा हुआ कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन लगा हुआ है और उस कार्बन पर क्या होगा बेटा, C। तो ये आपका मिथाइल हो गया। अब आप जरा देखो ये आपका कार्बन हो गया ये वाला, इससे पहले वाला कार्बन ये हो गया, इससे पहले वाला कार्बन ये है, तो इस पर ये मिथाइल आ जाएगा। इससे पहले वाला कार्बन ये है और इस वाले कार्बन पे ये आ गया। अब यहाँ से आपने जोड़ा है तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O भी आ जाएगा। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसका हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन होने से ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये OH आ जाएगा, ये OH फॉर्म बन गई, ये बन गया आपका। ये प्रोडक्ट कहलाता है एल्डोल प्रोडक्ट। अब आपके पास यहाँ पर जो एल्डोल प्रोडक्ट आया है बेटा, इसको हीट भी करना पड़ेगा क्योंकि इसने हीटिंग भी लिखा है। और हीटिंग करने का मतलब अब यहाँ से हो जाएगा कंडेंसेशन, जिसके वाया H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा, वो भी कहाँ से, अल्फा एंड बीटा पोजीशन से। तो देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में ये हाइड्रोजन अल्फा है और ये बीटा है, तो बीटा पर ये लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका H2O रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बताओ इसके वाया क्या बन जाएगा। तो जैसे यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर मिथाइल के साथ में ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका ये मिथाइल और यहाँ पर आपका हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, क्योंकि पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन में है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो बताइएगा ये प्रोडक्ट कौन से वाले ऑप्शन से मैच खाता है। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन में देखिएगा C डबल बॉन्ड O के साथ एक ही मिथाइल है, ये भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन देखिएगा जरा आप एक बार, थर्ड ऑप्शन में मिथाइल CH2 कीटो, मिथाइल CH2 कीटो हो गया। उसके बाद में ये डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड के साथ मिथाइल आ गया, उसके बाद में ये आ गया। तो बेटा इसमें थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। हम चाहे तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट शॉर्ट भी कर सकते थे। अगर इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करना हो तो कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ। जैसे शॉर्ट में मैं बता दूं कि हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन था ये,
ये स्ट्रक्चर गिवन है और ऑप्शन में 5 मेंबर रहेंगे तो हम यहाँ से 5 मेंबर रिंग गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर रिंग हो गई। और कंडेंसेशन है तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पर इनके बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग हो जाएगी, ये 5 मेंबर रिंग हो गई और इनके बीच में यहाँ ये डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में एक तरफ मिथाइल आ जाएगा और एक तरफ आपके पास सी ये ग्रुप आ जाएगा। तो इससे हम डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव रेड कलर विद सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ध्यान दे बेटा, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, तो ये जो भी आपका कंपाउंड है उसके साथ में सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का टेस्ट करने से रेड कलर आता है, तो कंपाउंड आपका अल्कोहलिक होना चाहिए, अर्थात इट इज द टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप। ध्यान दे बेटा, टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप, तो तुम्हें डायरेक्ट लर्न होना चाहिए कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट अल्कोहल टेस्ट के लिए यूज होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है क्योंकि फर्स्ट में फिनॉल है, सेकंड में रॉन्ग है, कोई अल्कोहल नहीं है, सी भी रॉन्ग है, डी आंसर राइट है क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल है। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के रेस्पेक्ट में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो मैं पहले तो SN2 के बारे में एक्सप्लेन कर दूं। एल्किल हैलाइड जो कि आपका मोस्टली 1 डिग्री या 2 डिग्री हो सकता है, जब इस पर हम न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराते हैं तो बेटा ओनली सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये, जिससे यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं इसमें RCH2 की फॉर्म में ले रहा हूँ, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप इस पर रिमूव होगा, बट ये दोनों सिंगल स्टेप में होगा, अर्थात एक ही आपकी एक ऐसी स्टेप है जहाँ पर ये दोनों प्रोसेस साथ साथ होंगे कि न्यूक्लियोफाइल का आना और लिविंग ग्रुप का जाना दोनों प्रोसेस साथ होंगे। तो यहाँ पर आपका ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया और यहाँ से आपके पास ये लिविंग ग्रुप रिमूव हो रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट आपकी पेंटावलेंट है और पेंटावलेंट होने की वजह से अनस्टेबल है और ये स्टेबलाइज होती है। इसको हम अगर स्टेबलाइज करना चाहें तो स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप, ये आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप से स्टेबलाइज होती है और आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा बैक साइड से अटैक करता है। तो यहाँ पर जब आपके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल CH2 और R। तो बेटा यहाँ पर आपके बैक साइड से अटैक करने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं वेल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, वेल्डन इन्वर्जन। और यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, इन्वर्ज इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, अर्थात इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अपोजिट होता है। ये इसके बारे में। और आपको पता है सर, ये रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ में और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर होना चाहिए बट वो आपका क्या होना चाहिए, एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। तो आप देखिएगा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द रिएक्शन इज फेवर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, राइट, हमेशा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में होती है। अगर न्यूक्लियोफाइल वीक होगा तो आपका SN1 होगा और स्ट्रॉन्ग के साथ साथ में आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिव चार्ज वाला भी होना चाहिए, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। दूसरा, एन एनियोमर्स ऑफ द रिएक्टेंट इज फॉर्मेड, बेटा ये रॉन्ग है क्योंकि पेयर ऑफ एनियोमर्स तो SN1 रिएक्शन में होता है, क्योंकि SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कैटाइन बनता है और कैटाइन प्लेनर है, उस पर बोथ साइड अटैक होता है। अर्थात अगर SN2 रिएक्शन की मैं बात करूँ तो वहाँ इंटरमीडिएट कैटाइन होने की वजह से वहाँ पर अबव भी अटैक होता है और बिलो भी अटैक होता है और इसकी वजह से वहाँ पर पेयर ऑफ एनियोमर्स का ऑब्टेन होता है। तो ये किसका पार्ट है, SN1 का, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। ए सिंगल स्टीरियो आइसोमर्स इज फॉर्मेड ड्यूरिंग, बिल्कुल राइट, सिंगल स्टीरियो आइसोमर्स बनेगा और वो भी इन्वर्ज इन कॉन्फ़िगरेशन। द ग्रुप विच स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल राइट है। अभी मैंने कहा यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और वो ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप से स्टेबलाइज होगी, जितना ज़्यादा इसको स्टेबलाइज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही फास्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा बेटा, बी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इंक्रीज ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अमंग द गिवन कंपाउंड। इन कंपाउंड में आपको बेसिक स्ट्रेंथ पता करना है
और सब आपके रिंग के साथ है। तो एनिलीन है, एनिलीन में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रिंग में टेक पार्ट होता है, अर्थात डी लोकेलाइज है। और डी लोकेलाइज होने की वजह से बेटा ये आपका क्या होता है, लेस बेसिक भी होता है। अब हम डिस्कस करें आगे, तो इस पर एक कंडीशन होती है SIP। SIP का मतलब क्या है? SIP का मतलब है स्टेरिक इनिबिटेशन इन प्रोटोनेशन, स्टेरिक इनिबिटेशन इन प्रोटोनेशन। और आपको पता है अगर स्टेरिक इनिबिटेशन इन प्रोटोनेशन होगा तो ऐसी कंडीशन पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। क्या होता है ये वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि NH2 ग्रुप है और इसके ऑर्थो पोजीशन पर G, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, अगर बल्की ग्रुप होता है तो ऐसी कंडीशन पर इसका प्रोटोनेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आप देखो यहाँ पर लोन पेयर है, आयोडाइजेशन sp3 है, बट इसका बॉन्ड एंगल, और जैसे इसका प्रोटोनेशन होगा बेटा तो आफ्टर प्रोटोनेशन क्या होगा वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन 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 पॉजिटिव, और यहाँ पर ये G ग्रुप, इनके अंदर यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। और रिपल्सन होने की वजह से बेटा बॉन्ड एंगल इंक्रीज नहीं हो पाएगा, और अगर बॉन्ड एंगल इंक्रीज नहीं हो पाएगा इसका मतलब नो प्रोटोनेशन नहीं होगा, और नो प्रोटोनेशन की वजह से क्या होगा बेटा, ये नो बेसिक होगा। तो कहने का मतलब यही है कि एनिलीन में ऑर्थो पोजीशन पर चाहे कोई सा भी ग्रुप हो वो हमेशा प्रोटोनेशन को इनिबिट करता है, इसलिए उनकी बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा डिक्रीज होती है। तो इसी कंडीशन पर एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ इनसे हमेशा मोर होगी। अब आप देखो फर्स्ट में एनिलीन है, सेकंड में आपके पास SIP ऑब्जर्व हो रहा है, सेकंड में SIP ऑब्जर्व हो रहा है, इसलिए सेकंड की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो सबसे लीस्ट होगी। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे थर्ड और फोर्थ के लिए। जरा आप थर्ड में देखिएगा, थर्ड में आपके पास यहाँ से 3 डिग्री अमाइन है और उसके साथ में यहाँ पर भी मिथाइल है और यहाँ पर भी मिथाइल है। अब आप देखो यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है, तो इनमें क्या होगी, रिपल्सन होगा, क्राउडिंग है, क्राउडिंग की वजह से रिपल्सन होगा। और इस रिपल्सन को लेस करने के लिए बेटा ये यहाँ से रोटेट हो जाएगा, और रोटेट होने की वजह से आपका जो NH3 वाला ये ग्रुप है, ये ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, अर्थात आपकी रिंग और ये वाला जो ग्रुप है दोनों आपके डिफरेंट प्लेन पर होंगे। अब बताओ अगर डिफरेंट प्लेन पर होंगे तो नाइट्रोजन का ये लोन पेयर जो है वो क्या होगा, लोकेलाइज भी होगा, और यहाँ पर नो SIP, यहाँ पर नो स्टेरिक इनिबिटेशन इन प्रोटोनेशन होगा। इस वजह से दूसरा यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ जिसका प्लस आई पर कॉन्जुगेशन होगा, यहाँ पर भी मिथाइल लगा हुआ जिसका प्लस आई पर कॉन्जुगेशन होगा। प्लस आई और प्लस आई पर कॉन्जुगेशन की वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होने की बजाय क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। अब आता है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, अमाइडीन है बेटा। डी ऑप्शन जो आपका है, इस डी ऑप्शन में हमें यहाँ पर अमाइडीन गिवन है। क्या गिवन है बेटा, अमाइडीन। आपको अमाइडीन के बारे में डिस्कस करना है तो आपको पता है कि गवानाडीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, उसके बाद में अमाइडीन आता है। तो गवानाडीन के बाद में हमारी बात करेंगे तो अमाइडीन है। अमाइडीन में कैसे है, आप देखो अगर मैं इसका प्रोटोनेशन करूंगा तो इसका प्रोटोनेशन इस वाले नाइट्रोजन पर होगा। तो देखो आफ्टर प्रोटोनेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप जरा देखिएगा, ये था, यहाँ मैंने इसका प्रोटोनेशन कर दिया, एंड पे पॉजिटिव आ जाएगा। प्रोटोनेशन के बाद में इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम, प्रोटोनेशन हो गया तो बेस था एसिड में हो गया, तो ये प्रोटोनेटेड बेस हो गया। और प्रोटोनेटेड बेस हो गया अर्थात बेस से क्या बनता है, कॉन्जुगेटेड एसिड। ये कॉन्जुगेटेड एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब आपको पता है अगर ये स्टेबल होगा तो इसका फॉर्मेशन इजी ही होगा। और अब यहाँ पर ये स्टेबल बाई रेजोनेंस है, स्टेबल बाई रेजोनेंस है। यहाँ से आप देखिएगा ये लोन पेयर यहाँ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके वाया यहाँ से रेजोनेंस हो जाएगा। ये आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। और टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से क्या बोलेंगे, मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड एसिड। अगर मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड एसिड होगा तो मोर फॉर्मिड होगा, और अगर मोर फॉर्मिड होगा तो आपको पता है क्या होगा, मोर बेसिक होगा।
इसका मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा बेटा? अमाइडीन। अमाइडीन के बाद में होगा ये, तो सबसे ज़्यादा बेस होगा फोर्थ वाला, तो मोस्ट बेसिक है फोर्थ, फोर्थ के बाद में 3, और फर्स्ट और सेकंड में से पहले फर्स्ट आएगा, सेकंड बाद में आएगा। तो बताओ उसका कौन सा आंसर राइट है बेटा? बी, फोर्थ, 3, फर्स्ट, सेकंड। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये आपके इंटीजर का है, सब्जेक्टिव। आर्जिनिन इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड विच इज द पार्ट इन ह्यूमन बॉडी। हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इन आर्जिनिन। आपको आर्जिनिन अमीनो एसिड है, उसका स्ट्रक्चर बनाकर उसमें बताना है कितने नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज है। तो आर्जिनिन का स्ट्रक्चर क्या होता है वो क्लियर कर दूं मैं आपको। तो आर्जिनिन का स्ट्रक्चर होता है डबल बॉन्ड CNH2 NH CH2 होल ट्वाइस 3 CH NH2 और COOH। अर्थात यहाँ पर R की जगह ये ग्रुप होता है NH2 C डबल बॉन्ड NH CH2 होल 3 CH NH2 COOH। तो आप जरा देखो इसमें कितने नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 नाइट्रोजन है। आपको बताना है इनमें से कितने sp2 हाइब्रिडाइज है। तो आपको पता है कि अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकेलाइज होता है बेटा तो वो sp2 माना जाता है, और अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकेलाइज नहीं, अगर लोकेलाइज है तो वो sp3 होगा। तो आप जरा देखो, ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या है बेटा? लोकेलाइज है, इसलिए sp3 होगा। ये वाला लोन पेयर सिग्मा पाई डी लोकेलाइज है बेटा, और डी लोकेलाइज है तो आपको पता डी लोकेलाइज होने की वजह से कौन सा होगा? sp2। ये लोन पेयर भी डी लोकेलाइज है sp2, और ये लोन पेयर भी डी लोकेलाइज है, इसलिए क्या होगा? sp2। डी लोकेलाइज की क्या जरूरत है, वैसे भी यहाँ तो नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा। तो यहाँ पर भी आपका लोन पेयर डी लोकेलाइज है, ये वाला भी डी लोकेलाइज है तो ये भी sp2, ये भी sp2, और ये ऑलरेडी डबल बॉन्ड पर है इसलिए sp2। तो बताइएगा कितने नाइट्रोजन ऐसे हैं जो आपके sp2 हाइब्रिडाइज में है? 3। तो इसका आंसर होगा 3.00। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी आपके इंटीजर का है। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम आर डिस्प्लेस बाय डी इन द गिवन रिएक्शन। अर्थात ये भी आपके वही टॉटोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। टॉटोमेरिज्म, और टॉटोमेरिज्म में भी ड्यूटेरियम एक्सचेंज प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? एक्सचेंज प्रोसेस है ड्यूटेरियम। तो अब आप जरा देखो, इसमें जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ड्यूटेरियम का एक्सचेंज होगा। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज। तो आप जरा देखिएगा, जो स्ट्रक्चर आपको गिवन है इस स्ट्रक्चर में कितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर आपके पास ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये कीटो ग्रुप है तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, इनको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अब आप जरा देखो, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, तो ये पर इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर नहीं होगा। बट आप ये कॉन्जुगेशन सिस्टम में, तो यहाँ वाले हाइड्रोजन जो हैं वो अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है बट कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन है। और आपको पता है अगर कॉन्जुगेटेड होता है तो भी वहाँ पर टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। तो बताओ कितने हाइड्रोजन हुए? 1 2 3 4। अगर टोटल 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 4 ड्यूटेरियम क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? 4.00। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ये आपको स्ट्रक्चर गिवन है। इन दिस मॉलिक्यूल x नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम, y नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम, z इक्वल टू नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन और m इक्वल टू नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, y, z, m डिवाइड बाई। तो अब आपको यहाँ पर x, y, z और m का डिवाइड बाई 2 करना है। तो देखिएगा, हमारे पास जो स्ट्रक्चर गिवन है वो स्ट्रक्चर ये है। तो ये कार्बन कौन सा हो जाएगा? 1 डिग्री। ये कौन सा हो जाएगा? 1 डिग्री। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो बताओ x की वैल्यू क्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आपके 1 डिग्री हैं। अब आता है y 2 डिग्री। तो
तो ये कार्बन 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तो बताओ कितने कार्बन आपके पास यहाँ 2 डिग्री हो गए, 1 2 3 4 5। आपके पास y की वैल्यू हो गई 5। अब आ जाइएगा z, z का मतलब 3 डिग्री कार्बन। तो आपको पता है ये कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री, ये कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री, और ये कार्बन भी कौन सा है, 3 डिग्री। तो अब आप देखिएगा ये कार्बन 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री है, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। आप लिखेंगे m की वैल्यू 4 डिग्री कार्बन। तो आपको पता है इसमें केवल एक ही कार्बन आपका 4 डिग्री है, ये वाला, तो वहाँ पर 4 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई। तो अब हम अब वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 + 5 + 3 + 1 को ऐड करके 2 का डिवाइड करेंगे। 7 5 12, 12 और 3 आपके हो जाएंगे 15, 16, 16 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 8। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, 8.00। इसी के साथ आपका ये NTA IIT JEE मेंस पेपर नंबर 16 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आपको नेक्स्ट नंबर 17 वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।